नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है। दोनों सरकारों की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब यही मिलता है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रही। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एक सवाल ने दोनों ही सरकारों के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। दरअसल कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से पूछा है कि 2006-07 से लेकर 2016-17 के बीच 54 लाख करोड़ की ऑडिट आपत्तियों पर अब तक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। जिसके बाद सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाली सरकारें इस मामले में आखिर खामोश क्यों बनी। सवाल सिर्फ खामोशी तक सीमित नहीं है, सवाल अदालत के सामने सरकार की तैयारियों से भी जुड़ा है कि सरकार इन परिस्थितियों में अपनी बात को कितने दमखम के साथ रख पाएगी, क्योंकि 54 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की रिकवरी के लिए कोई लेखा जोखा तक नहीं। जिसके बाद सवाल यही कि सरकारी पैसों का हिसाब किताब आखिर कौन देगा। ये 54 लाख करोड़ रुपए कहां पर खर्च किए गए, सीएजी की रिपोर्ट पर आखिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, और सबसे अहम, अदालत में सरकार क्यों पिछड़ जाती। आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करते हैं। दोनों की ओर से यह दावा किया जाता है कि जब तक वो भ्रष्टाचार को जड़ से नहीं उखाड़ देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। इसी दावे के बीच हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एक नोटिस ने दोनों के इस दावे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने पूछा कि आखिर पिछले 10 सालों की ऑडिट आपत्तियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भाजपा के किसी भी नेता से भ्रष्टाचार पर उनकी पार्टी की नीति पर सवाल कर लीजिए, जवाब एक ही मिलेगा, भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। लेकिन जब हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा कि 2006-07 से लेकर 2016-17 के बीच 54 लाख करोड़ की ऑडिट आपत्तियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो सवाल यह भी बनता है कि आखिर मोदी सरकार के 3 साल और योगी सरकार के 100 दिन से अधिक वक्त गुजर जाने के बाद भी और भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अख्तियार करने वाली भाजपा सरकार इस दस्तावेज पर खामोश क्यों है। न्यायालय का काम मार्गदर्शन करना है, मार्गदर्शन उन्होंने किया है और अधिक तेज किया जाए। अगर थोड़ा सा भी राजनीतिक मर्यादा और मान्यता आदरणीय योगी जी के बीच में है, तो जैसे वो रिवर फ्रंट का जांच करा रहे हैं, तो वैसे उन्हें तुरंत निश्चित रूप से किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से सरकार से, भारत सरकार से अनुशंसा करनी चाहिए कि इसकी जांच हो। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार की खामोशी का ही नहीं है, सवाल तो न्याय के मंदिर में सरकार की तैयारी पर भी है। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की नियुक्ति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, तो महाधिवक्ता को भी कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान अवमानना का दोषी तक मान लिया। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इन हालात में सरकार न्याय के मंदिर में अपनी बात कितने दमखम से रख पाएगी। सरकार की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है कि क्या ये सरकार काम नहीं कर पा रही। बड़े बड़े जो वादे हुए वो कहाँ पूरा होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक हास्यास्पद स्तर पर पहुँच गया। भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई एक ही सूरत में हो सकती है, जब भ्रष्टाचारियों को चिन्हित कर उनसे रिकवरी कर ली जाए। लेकिन पिछले 10 सालों में 54 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार की रिकवरी का कोई भी लेखा जोखा नहीं है। हकीकत तो ये भी है कि संसद में हर साल हजारों ऑडिट रिपोर्ट पहुंचती है, लेकिन महज 10 से 15 रिपोर्ट पर ही संज्ञान लिया जाता है। ऐसे में भाजपा की भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने की नीति पर सवाल उठना लाजमी है। खुर्रम निजामी, एपीएन, लखनऊ। या तो दोनों सरकारों की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब यही मिलता है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एक सवाल ने अब दोनों ही सरकारों के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। सवाल यह है कि आम जनता के पैसों की बंदरबाट इस तरह से होती है, फिजूल खर्ची अगर होती है तो उसकी रिकवरी कैसे हो, और अदालत के समक्ष सरकारें आखिर कमज़ोर क्यों पड़ जाती हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। नोएडा से मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, आप प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, बतौर प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ राजकुमार भाटी मौजूद हैं। लखनऊ से 2 खास मेहमान, हरीश श्रीवास्तव जी, आप प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत हरीश श्रीवास्तव जी मैं आपसे ही करूंगा।
इस रिपोर्ट पर खामोशी क्यों? खामोशी नहीं अक्षय जी, माननीय उच्च न्यायालय ने जो ये कैग की रिपोर्ट के पे भ्रष्टाचार और ये जो घोटाला है इस पे जो कार्रवाई की बात कही है, सरकार उसका परीक्षण कर निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम करेगी और जो भ्रष्टाचार का आम जनता का धन जो लूट करके तिजोरियों में भरा गया है भ्रष्टाचारियों को, उसको निकालने का काम करेगी। ऑडिट के बाद जो आपत्तियां सामने आई कि 54 लाख करोड़ रुपए फिजूल खर्ची में बर्बाद कर दिए गए, इसको लेकर जवाब है क्या सरकार के पास? कोई क्या जवाब रखेंगे या जवाब दिया गया? नोटिस आया ना? नहीं, देखिए अक्षय जी, ये जो 54 लाख करोड़ की बात कही जा रही है पिछले 10 सालों की सपा बसपा का कार्यकाल की, इन सब चीज़ों को, ब्यौरेवार चीज़ों को, एक तथ्यात्मक उसका उन तथ्यों को निकालना पड़ेगा कि आखिर कैग ने जहाँ जहाँ घोटाले की बात कही है, जहाँ जहाँ फिजूल खर्ची की बात कही है, उन सारे तथ्यों को एक एक करके परीक्षण करना पड़ेगा और परीक्षण करने के बाद वो इतनी सहज बात नहीं है कि हम आज आपके सामने उत्तर रख दें। इसलिए थोड़ा समय लगेगा कि जो कैग की रिपोर्ट में जहाँ जहाँ ये फिजूल खर्ची और घोटाला इंगित किया गया है उनको तह तक उसकी जानकारी करके और फिर वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और फिर उस पर जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त पाए जाएंगे, जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने फिजूल खर्ची की है, उनसे सरकार जवाब मांगेगी और उनको जेल के पीछे डालने का काम करेगी। राजकुमार भाटी, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जिसमें ये सब तथ्य उजागर हुए हैं कि जनता के पैसों की बंदरबाट की गई है, सरकार के खजाने में कमी की बात भले ही कही जाती रही हो, लेकिन मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, वही बात। देखिए, ये अक्षय जी एक लंबी रिपोर्ट होगी और बहुत ढेर सारे केस होंगे जिनके ऊपर ये ऑडिट रिपोर्ट है। उसके बारे में तो पॉइंट वाइज ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव जी के टेन्योर में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ, रिश्वतखोरी बंद हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का लेन देन बंद हुआ, ठेकों में जो कमीशन खोरी होती थी, ई टेंडरिंग की व्यवस्था अखिलेश यादव ने शुरू की। सर वो बात छोड़िए, हम फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं ना। फिजूल खर्ची नहीं, फिजूल खर्ची की जहां तक बात है, अभी हमारे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी ने बनाया उस पर राइट की रिपोर्ट आई है। राइट ने, उसका एक केंद्रीय संस्था है जो सड़कों की जांच करती है, राइट ने कहा अपनी रिपोर्ट में, ऑन रिकॉर्ड है, कि ये सड़क मानक से भी अच्छी बनी है, जो मानक है, और लागत जो अनुमानित लागत थी उससे कम में बनी है। लागत से भी तो अच्छी है, ये भी तो आरोप लग रहे हैं। नहीं, लागत से कम में बनी है, जो लागत आमतौर पर सड़कों में, ये राइट की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड है, और समय से कम समय में बनी है। जो निर्धारित समय किया गया था 22 महीने में 302 किलोमीटर की सड़क हाईवे बना देना। अब बीजेपी की सरकार उसकी भी जांच करा रही है। अब लखनऊ में जो गोमती रिवर फ्रंट है, इतना शानदार रिवर फ्रंट, आप समझिए लखनऊ का इंडिया गेट है वो। शाम को वहां हजारों की संख्या में लोग परिवार के साथ घूमने जाते हैं और शानदार फव्वारे लगे हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, वहां घूमते फिरते हैं, आइसक्रीम खाते हैं लोग, इतने शानदार बनाया है, उसकी भी जांच करा रहे हैं। तो सवाल वो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब से योगी जी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं, पुलिस थानों में बिना पैसे दिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम नहीं कह रहे, खुद इनके एमपी और एमएलए कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए, इनके मंत्री धरने पे बैठने की चेतावनी दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रशासन में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जब मंत्री की सुनवाई नहीं है तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी? तो मैं तो इतना कह सकता हूं, अखिलेश यादव जी के पूरे कार्यकाल में शानदार कार्य हुए, भ्रष्टाचार कम हुआ, रिश्वतखोरी कम हुई। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार का मतलब आर्थिक लेन देन से ही सिर्फ नहीं होता, भ्रष्टाचार का मतलब है भ्रष्ट आचरण। आचरण अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एकदम निकृष्ट आचरण है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़ाना, असली भ्रष्टाचार तो ये है। जो बिहार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो असली भ्रष्टाचार है। जो उत्तर प्रदेश में किया, बुक्कल नवाब, तमाम भारतीय जनता पार्टी उनको भ्रष्ट बता रही थी, सरकारी जमीन का पैसा उठा लिया, मुआवजा ले लिया, इनकी जांच होनी चाहिए। और बुक्कल नवाब रातों रात पार्टी बदल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते गंगा नहा गए, अब वो पवित्र हो गए, अब सारी भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। ये भ्रष्टाचार है जो असली भ्रष्टाचार है। क्या आप राजनीतिक भ्रष्टाचार? ओंकार नाथ सिंह जी, आप समर्थन कर रहे हो और जिस राइट की रिपोर्ट का जिक्र राजकुमार भाटी कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, या वो राइट की रिपोर्ट रॉन्ग है? देखिए,
बहस हो रही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा। उनकी एक टिप्पणी आई है, मुझे पूरे केस की जानकारी नहीं है, लेकिन जो टिप्पणी आई है और जो आप बता रहे हैं 16-17 तक के घपले की बात, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कैग की रिपोर्ट जो है वो 16-17 की कैसे बन गई, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कैसे, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कैसे बन गई और बनने के बाद कैसे वो PIL होकर कोर्ट में पहुंच गई। ये जरा अपने में एक अचंभित बात लग रही है, क्योंकि 31 मार्च को अगर हुई होगी तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाते हैं उसको तैयार होने में। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, कुछ सिस्टम होता है, उसको आप जान लीजिए। सिस्टम ये है कि जब कोई कार्य होता है और ऑडिटर जनरल जब उसको ऑडिट करते हैं, उनकी टीम करती है, तो कुछ पैरा बनाती है कि यहाँ अनियमितताएं हुई हैं। उन अनियमितताओं को PAC होती है, विधानसभा की एक कमेटी होती है जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, उसमें विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं। वो लोग उसको देखते हैं, वो देखते हैं कि ये अनियमितता जो ऑब्जेक्शन लगा है ये एक्शन लेने लायक है या ड्रॉप करने लायक है। वो ड्रॉप करने के बाद जो एक्शन लेने वाली चीजें होती हैं उनको वो फिर क्या कहते हैं, भेजते हैं विधानसभा में, वहां से पारित होता है, तब उस पर कार्रवाई होती है। विभाग में जाता है उनका ऑब्जेक्शन जो पैरा बनता है, विभाग उसको जवाब देता है, तब PAC देखती है, PAC के बाद विधानसभा पारित करती है और तब उसके बाद सरकार उस पर एक्शन लेती है, ड्रॉप करती है। ये तो आप प्रोसेस बता रहे हैं, ये प्रोसेस ये बताइए कि अगर इस तरह की रिपोर्ट अगर सामने आती है, बात तो सुन लीजिए, कोर्ट अगर ये सवाल बात नहीं सुनेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे आप। और जो PAC का चेयरमैन होता है वो विपक्षी दल का मेंबर होता है, वो उसका चेयरमैन होता है। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार है तो या तो BJP का होगा PAC का चेयरमैन, या फिर बसपा का होगा या कांग्रेस का होगा। मतलब वो सत्ता पक्ष का नहीं होता है और वहां उसमें दोनों दल के लोग होते हैं और तब वो तय करते हैं कि इसमें क्या करना होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं अक्षय जो PAC के हिसाब से, ऑडिट के हिसाब से अनियमित होती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी की ओथ सेरेमनी हुई थी। ओथ सेरेमनी का सिस्टम क्या होता है कि DM उसकी व्यवस्था करते हैं और उसका जो भुगतान होता है वो प्रशासन करता है, माने राज संपत्ति विभाग करता है सचिवालय का। अब आप ये जानिए कि अब की उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने व्यवस्था की, कोई उसने ऐसा नहीं किया, उसको निर्देश दिया, वो कर दिया, वो अनियमितता हुई। अब जब कभी ऑडिट होगी तो वो एक पैरा बनेगा, पैरा बनेगा तब उसको PAC देखेगी कि ये पैरा विभाग बताएगा और PAC देखेगी कि ये पैरा ड्रॉप करने लायक है या एक्शन लेने लायक है। वो उन्होंने एक काम किया, सरकार ने सोचा भाई इनसे काम करा लिया जाए, उन्होंने काम कर दिया। अब वो गलत है सही है वो छोड़ दिया, लेकिन अनियमितता हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि दोषी हो गए। तो ये सारी चीजें सरकार देखती है, इन सब चीजों का जवाब सरकार देगी कोर्ट को। जब कोर्ट को सरकार देगी तो कोर्ट उस पर जो फैसला लेगा तब उस पर कोई बात की जाए तो मैं समझता हूं उचित होगा। ठीक है अतुल चंद्रा जी, ये स्पष्टीकरण ठीक है जो ओंकार नाथ सिंह जी ने कहा, और राजकुमार भाटी तो बचाव कर रहे हैं, जाहिर भी है कि पार्टी के नेता हैं तो अपनी पार्टी का बचाव करेंगे। नहीं, ओंकार नाथ जी ने जो बात कही है वो बहुत कायदे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से CAG की रिपोर्ट आती है और उसको PAC जो है वो देखती है। ये बात सही है कि CAG की रिपोर्ट जो होती है वो ऑब्जेक्शंस देती है, फाइल करती है कि किस विभाग में या किस खर्चे को लेकर अनियमितता आई है। उसके बाद फिर सरकार के एंड पर उसको देखा जाता है और CAG का जो ऑब्जेक्शन होता है उसका निराकरण किया जाता है जी। अब ये जो हाईकोर्ट के सामने जो मसला है वो पिछले 10 साल का है। 10 साल का मतलब हर साल की CAG रिपोर्ट 2007 से उसको कंपाइल किया गया है कि हर साल कितना पैसा मिस यूटिलाइज हुआ है या उसको किसी ने उसका गबन किया है। तो वो सब टोटल करके 54 लाख करोड़ निकला है। तो अब हर साल की CAG रिपोर्ट को पॉइंट वाइज स्टडी किया जाएगा कि उस साल PAC ने उसको किस तरह से हैंडल किया है। देखिए ऐसा नहीं है कि पैसे में घपलेबाजी नहीं होती है जी, लेकिन
जो सीरियसनेस पहले सरकारों की सीएजी रिपोर्ट के प्रति होती थी वो अब नहीं रही। न सरकार की वो सीरियसनेस होती है, न अफसरों की होती है। सीएजी ऑब्जेक्शन जो विनोद राय जी के जमाने पे हुआ और जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल अपहीवल आ गया कंट्री में, उस तरह की चीज आपको उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगी। आपको याद भी नहीं आएगा कि कब ऐसा हुआ कि सीएजी की रिपोर्ट पर कोई बड़ी कार्रवाई की गई हो। तो कोशिश यहां पर यही होती है। अब जैसे मसलन एक एनआरएचएम के ऊपर सीएजी का ऑब्जेक्शन आया था जी। अब एनआरएचएम में वैसे भी सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले भी उस पर कार्रवाई शुरू हो गई थी, सीबीआई इंक्वायरी हो गई थी, वो सारी बातें हो गई थी जी। क्योंकि घपला बहुत बड़ा था। तो ये जो 54,000 करोड़ है जी, इसमें कई हजार करोड़ तो एनआरएचएम का जोड़ दिया जाएगा। 54 लाख करोड़ जी, 54 लाख करोड़। तो उसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे उसमें आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई की गई है, लेकिन कई ऐसे ऑब्जेक्शंस होंगे जिनका पता लगाना अब मुश्किल होगा कि उनको क्यों नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि जब तक सीएजी की रिपोर्ट पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आप करप्शन से नहीं निपट सकते हैं। नहीं तो करप्शन पर अतुल चंद्रा जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप करप्शन से कैसे निपट सकते हैं, ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी? क्या पिछले 10 साल में नहीं, पिछली सरकारों को गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए? वही हम वही कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट के प्रति हमारी सरकारें भी गंभीर नहीं हैं और अफसर भी गंभीर नहीं है। अब क्या होता है कि ये रिपोर्ट जाती है चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी जो है उसको डिपार्टमेंट को मार्क कर देते हैं, डिपार्टमेंट से जवाब मांगते हैं, पीएसी तक जाने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, लोग उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं ये भी किसी को नहीं मालूम। क्योंकि अगर जवाब दिया जाए तो फिर कार्रवाई की बात शुरू होती है, और जब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होनी होती है तब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में होती है वो उन अफसरों को बचाने की कोशिश करती है जो उनके प्रिय हैं, भले वो भ्रष्टाचार में लिप्त हों। क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचार तो सरकार के ही इशारे पर किए जाते हैं ना जी। तो जब सरकार का संरक्षण प्राप्त है भ्रष्टाचारियों को, आज से नहीं पिछले 10 सालों से और उससे पहले से, तो आप सीएजी की रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस है ही नहीं कोई। और जब सीएजी की रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है तो फिर भ्रष्टाचार मुक्त कहां से करेंगे आप? अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार कितने गड़े मुर्दे निकालेगी, उखाड़ेगी, और आने वाले समय में सीएजी की रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेगी ये देखा जाएगा। तब ये पैमाना तय होगा, तब ये हम कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार भी उसी तरह से सीएजी रिपोर्ट के प्रति अपना रवैया रखे हुए है जैसे पिछली बेईमान सरकारें रखे रही थी। हरीश श्रीवास्तव जी, अतुल चंद्रा जी जो बात कह रहे हैं कि कार्रवाई की हिम्मत सरकारें जुटा नहीं पाती हैं, जुटा पाएंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं ना। अक्षय जी, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो राजकुमार भाटी जी ने जो बात कही थी कि सपा सरकार के दौरान कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और बुक्कल नवाब जी को लेके बात कह रहे थे। बुक्कल नवाब जी के भ्रष्टाचार का संरक्षण तो सपा सरकार ने किया, श्रीमान अखिलेश जी ने किया, और उस भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला था वो सपा सरकार के ही के कार्यकाल का था, और जो भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ पूज्य योगी जी की सरकार कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, ये जो सवाल कैग की रिपोर्ट को लेकर के हाई कोर्ट ने उठाया है, मुझे एक बात अभी तक ये समझ में नहीं आई
कि ये पिछले 10 सालों में अगर 54 लाख करोड़ का केवल फिजूल खर्ची हुई, बजट तो 3-3.5 लाख पूरे साल का बजट ही 3-3.5 लाख का करोड़ का हो रहा है, तो 10 साल में अगर आप पूरा बजट प्राविधान देखें तो वो बजट प्राविधान ही पिछले 10 साल का 30-35 लाख करोड़ का होगा। तो ये 54 लाख करोड़ की जो फिगर है, तो इस तरह की फिगर हरीश श्रीवास्तव जी, अच्छा जी, ये अगर ऑडिटर जनरल की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट दी जाती है तो हवा में ही रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है क्या? ठीक है, दफ्तर में बैठ के? नहीं, मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि भाई सरकार का जो बजट है सालाना जी, वो तो 3-3.5 लाख करोड़ का है, बात है। तो क्या पूरा का पूरा बजट फिजूल खर्ची में चला गया? भाई 10 साल के जिस अवधि की बात कही है, 10 साल की, वो 10 साल में 30-35 लाख करोड़ का बजट आया होगा और 54 लाख करोड़ के फिजूल खर्ची की बात आ रही है। मुझे लगता है जितने हमारे पैनलिस्ट मित्र बैठे हैं सभी इस बात से मेरे सवाल से सहमत होंगे कि आखिर ये जो फिगर है, ये फिगर इतना कहां से फिजूल खर्ची हुई? अतुल चंद्र रहा फिजूल खर्ची के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, उसके लिए पूज्य योगी जी की सरकार कटिबद्ध है। और जो भी कैग की रिपोर्ट में फिजूल खर्ची हुई या भ्रष्टाचार हुआ है जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है, तो पूज्य योगी जी की सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन जो ये बात कही गई है, इसके तथ्यात्मकता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जी अतुल चंद्रा जी, क्या इसी तरह से रिपोर्ट तैयार हो जाती है? सवाल तो उठेंगे कि जितना राज्य का बजट है 1 साल का और 10 साल का अगर बजट का आकलन जैसे हरीश श्रीवास्तव भी कर रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए सवाल उठते हैं क्या इस तरह की ऑडिट पर? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो जिसने पिटीशन फाइल करी है जी, उसने सही आंकड़े दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अभी तो आप पिटीशन के आधार पर कह रहे हैं जी, जब बात आगे बढ़ेगी तब ये देखा जाएगा कि भाई जब बजटरी प्रोविजन ही कुल मिलाकर के 40 लाख करोड़ होगा जी, तो 54 लाख करोड़ का घोटाला कहां से होगा? भाई अगर 3 लाख आज है तो 10 साल पहले तो और कम रहा होगा ना। एक एवरेज मान लेते हैं 30 लाख। हम कह रहे हैं मान लीजिए कह रहे हैं मान लीजिए 40 लाख करोड़ होगा तो भी 54 लाख करोड़ कहां से हो जाएगा घपला जी? तो ये बात तो हो सकता है वकील ने कैलकुलेशन में कुछ गलती करी हो, तो लेकिन यह है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि सीएजी बहुत लाइटली अपनी रिपोर्ट बनाते होंगे और क्योंकि वो लोग भी सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं और इन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ है, 3.5 लाख करोड़ है, तो 54 लाख उसमें से 10 लाख करोड़ का या 5 लाख करोड़ का घपला कहां से हो जाएगा? जाहिर सी बात है एक कैलकुलेशन में कहीं एरर हुई होगी। चलिए कैलकुलेशन में एरर की बात हम मान भी लेते हैं अतुल चंद्रा जी, लेकिन अगर फिजूल खर्ची की बात इस तरह से सामने आती है कि सरकारों में फिजूल खर्ची होती है, आम जनता को जो फायदा पहुंचना चाहिए शायद इस फिजूल खर्ची के चलते नहीं पहुंच पाता, इसीलिए आज हम इस बहस को भी लेकर आए हैं। राजकुमार भाटी, हम फिजूल खर्ची का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि पिछली सरकार में, यानी कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं, अपने पिता को एक मर्सिडीज तोहफे के तौर पर देते हैं। ये आम जनता के पैसों की कमाई का था। सरकार के खजाने से इस तरह की खरीद होती है, इसलिए हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं। ये फिजूल खर्ची नहीं है तो क्या है? नहीं, देखिए, गाड़ी की जरूरत रही होगी, गाड़ी रिपोर्ट के आधार पर खरीदी गई होगी। गाड़ी केवल मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले लेते हैं, उसके लिए पूरी कमेटी होती है, प्रशासन रिपोर्ट देता है गाड़ी की कहाँ जरूरत है, और ये राज्य संपत्ति विभाग का विषय है। राज्य संपत्ति विभाग गाड़ी खरीदने के लिए प्रस्ताव रखता है। और मर्सिडीज के अलावा कोई और गाड़ियाँ नहीं हो सकती क्या? नहीं, और भी गाड़ी हो सकती थी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे देश की गरीबी को देखते हुए, प्रदेश के हालात को देखते हुए ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा दावे के साथ कि हमारी सरकार में कोई अनियमितता नहीं हुई होगी। छोटी मोटी अनियमितताएं सरकार में हुई होंगी और हो जाती हैं। जब इतने बड़े काम होते हैं, 4-4 लाख करोड़ के बजट जब खर्च करने होते हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत अनियमितताएं भी हो जाती हैं। लेकिन हमारी सरकार की नीयत एकदम साफ थी, मुख्यमंत्री की नीयत साफ थी।
मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली, शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले अपने उनके साथ जो काफिला चलता था, काफिले में कटौती की, सुरक्षा में कटौती की। जिस दिन अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास में गए कालिदास मार्ग पे, 5 कालिदास मार्ग में, वो सड़क जो कालिदास मार्ग है वो दोनों तरफ से बंद होती थी, उस पर आम आदमी जा नहीं सकते थे। अखिलेश यादव ने आदेश किया कि सड़क को खोल दिया जाए। वो रिक्शे भी चलते थे, 3 व्हीलर भी चलते थे, आम आदमी मुख्यमंत्री आवास के गेट तक पहुंचता था। तो उन्होंने सादगी पसंद मुख्यमंत्री थे और वो फिजूल खर्च कतई पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मर्सिडीज में चलते थे। ओंकार नाथ सिंह जी, फिर क्या अधिकार रह जाता है कि अगर आप योगी सरकार या फिर मोदी सरकार जो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कर रही है, दिखावा ही सही, सवाल उठाने का अधिकार है, बचता है? फिर देखिए, जहां तक रहे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना, ये तो वाकई में फिजूल खर्ची है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और कोई भी सरकार हो इस पर अंकुश लगाना चाहिए। हम इसमें बिल्कुल आपसे सहमत हैं, क्योंकि ये सब नहीं होना चाहिए। 5 करोड़ का मर्सिडीज रथ भी था। नहीं, गलत है, मैं कह तो रहा हूँ, गलत इस्तेमाल किया गया था, ये गलत है। मैं जो कह रहा हूँ उसको देखिए, जो बहस हो रही है। सर सरकारी खजाने से पैसा, आप जानकारी ले लीजिए। नहीं, जो रथ होगा वो सरकारी खजाने से नहीं बना होगा, वो गलत आपको सोचना है, वो पार्टी का होगा। जो गाड़ियां होती हैं, जो कार होती है मुख्यमंत्री के प्रयोग के लिए लाई जाती है, वो सरकार खरीदती है। अच्छा, दूसरे मैं ये कह रहा था, जो आप ये पैसे की बात करते हैं, अनियमितता की बात, देखिए अनियमितता क्या होती है। बाढ़ आई, इमीडिएटली आपको क्या कहते हैं, पैसा भेजना है, उसमें नियम नहीं लागू होता है, जल्दबाजी में किया जाता है, क्योंकि उस समय वहां की समस्या का निपटारा करना होता है, सरकार के सामने समस्या होती है, पैसा गया। ऑडिट ये सब नहीं देखता है, वो ऑब्जेक्शन लगाएगा कि ये गलत हुआ है और ये ऐसे नियम में अवहेलना हुई है। ये फिर पीएससी का कर्तव्य बनता है, विभाग से जवाब लेके ड्रॉप करे या उसको पैरा बनाए और एक्शन ले। समझे आप? आज निर्माण निगम क्यों बना हुआ है, ब्रिज कॉर्पोरेशन क्यों बना हुआ है? सारे इंजीनियर्स पीडब्ल्यूडी से जाते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी नियमों में बंधा हुआ सरकार के, ये लोग उतने नियमों में नहीं बंधे हुए हैं, इन पर ऑडिट का वो ऑब्जेक्शन नहीं लग पाता है जो पीडब्ल्यूडी पे लगता है, स्वास्थ्य विभाग पे लगता है, इरिगेशन विभाग पे लगता है। तो इन सब चीजों में कई अनियमितता होती है, घपले होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं घपले नहीं होते हैं, लेकिन घपले के साथ साथ में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि काम की जल्दबाजी में कुछ नियमों की अवहेलना करनी पड़ती है सरकार को। यह सरकार के लिए मजबूरी है, इसको भी समझिए। और साथ में जो अधिकारी घपले करते हैं या कुछ सरकार के मंत्रीगण घपले करते हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं। देखिए पहले क्या था, पहले मुख्यमंत्री बदला करते थे, सरकारें नहीं बदलती थी, और जो भी सरकार रहती थी वो मुख्यमंत्री आता था, सरकार के अधिकारी बताते थे, उसके हिसाब से वो चलता था। आज इतनी वैमनस्यता आपस में बढ़ गई है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में कि अब मुख्यमंत्री नहीं बदले, अब सरकारें बदलने लगी हैं, तो पिछली सरकार की जितनी भी कमियां हैं उसको गिराते जाए। अब देखिए, आज हमने वर्तमान सरकार की 100 दिन की सरकार है ना, अभी योगी जी का हमने बताया था शपथ समारोह का जी, उन्होंने आते ही कहा कि 15 जून तक गड्ढे भर जाने चाहिए। जो पैसा उसके लिए था वो तो पैसा नहीं था पीडब्ल्यूडी के पास, कहीं न कहीं से पैसा आया होगा, वो अनियमितता हुई कि नहीं हुई, अब इस पर पैरा बनेगा। लेकिन उन्होंने काम तो वर्क इंटरेस्ट में रखा ना, अधिकारियों ने, भाई मुख्यमंत्री आए हैं कि इच्छा है कि गड्ढे भरने चाहिए, उन्होंने कोशिश की, नहीं समय से भरा वो अलग बात है। चलिए, ये हिसाब किताब जो ओंकार नाथ जी मांग रहे हैं, हरीश श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए कि बजट आपका बाद में आता है, पैचवर्क आप पहले करते हैं, पैसा कहां से ले आए, अनियमितता है, इसकी भी जांच हो। देखिए अक्षय जी की, जैसा कि आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी कह रहे हैं कि कई बार आवश्यकता को, तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए सरकार को काम कराने पड़ते हैं, और उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सरकार बाद में पूरा करती है। तो यह तो एक जो ऑन स्पॉट जो डिसीजन लेने पड़ते हैं किसी कार्य की आवश्यकता प्लस उसकी इम्पोर्टेंस बस, वो सरकार को करने पड़ते हैं और सभी सरकारें उसको करती हैं। लेकिन अब आपकी सरकार क्या करेगी? जहां तक रह गया पूरे मामले को लेकर हरीश श्रीवास्तव जी, सवाल तो वहीं खड़ा हुआ है। अतुल चंद्रा जी भी कह रहे हैं कि अगर कार्रवाइयां होती, हम अभी ये नहीं कह रहे हैं, अभी योगी सरकार को 4 महीने का वक्त हुआ है, हम पिछली सरकारों की भी बात कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपके सामने भी ये चुनौतियां होंगी, कैसे निपटेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो क्या फायदा इस तरह के ऑडिट का? अक्षय जी, मैंने प्रारंभ में ये बात कही कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय ने इस कैग की रिपोर्ट पर जो ये बातें कही हैं, जो टिप्पणी की है,
उसके लाइट में इस पूरी कैग रिपोर्ट और जो ये आपत्ति है इसको सरकार इसका परीक्षण करेगी और जहां ये तथ्य प्रमाणित पाए जाएंगे प्रामाणिक तौर पर कि यहाँ घपले हुए, यहाँ फिजूल खर्ची हुई, उन बिंदुओं पर सरकार उसको कार्यवाही को सुनिश्चित करेगी और जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, जहां भी फिजूल खर्ची हुई है, उसको रोकने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो जहां एक तरफ दंडित होंगे, वहीं दूसरी तरफ वो भी उपाय किए जाएंगे कि ऐसी फिजूल खर्ची या जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो सके। और पहले से ही वो कदम पूज्य योगी जी ने, चाहे गाड़ी खरीदने को लेकर के हो, चाहे मंत्रियों के, आप देखिए मंत्री आते ही सारे फर्नीचर बदले जाते थे, फिर से उसकी डेंटिंग पेंटिंग होती थी। सभी फिजूल खर्ची पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाने का काम किया है। अधिकारी कर्मचारियों के विदेश दौरे पर जाने के लिए रोक लगा रखी है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे खर्चों में कटौती करने का काम किया जो फिजूल खर्ची होती थी। उसके लिए तो सरकार पहले से सतर्क है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए पहले से काम कर रही है। तो जहां तक ये जो दो महत्वपूर्ण विषयों पर जो माननीय उच्च न्यायालय ने ध्यानाकर्षण किया है, उस पे तो सरकार पहले से काम कर रही है। रहा ये जो कैग की रिपोर्ट है, जिसपे ये कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई इतना फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार हुआ है, उन तथ्यों की परीक्षण सरकार अवश्य करेगी और जहां भी जो जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहां जो प्रामाणिकता उस रिपोर्ट की पाई जाएगी, उस पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? लेखा जोखा तो है नहीं, कुछ रिकॉर्ड तो आपके पास होगा नहीं, तो पता कैसे लगाएंगे? रिकॉर्ड तो सरकार के पास होगा ना, सरकारी विभागों के ही तो खर्चे हैं। सरकारी विभागों के पास तो उसका कुछ लेखा जोखा होगा ही। और भी खर्चों की जैसे अभी बात हो रही थी ना हरीश श्रीवास्तव जी, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर सरकारी पैसों से वाहन खरीद लिए जाते हैं महंगे से महंगे, है ना, तो इस तरह के साजो सामान के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल होता है, तो उनके बारे में आपको लग रहा है कि आसान होगा 10 साल के आंकड़े इस तरह से पूरे निकालना और फिर कार्रवाई भी करना? नहीं, आसान तो अक्षय जी आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा ना कि ये पूरे जो जिन जिन बिंदुओं पर कैग ने फिजूल खर्ची का और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उन बिंदुओं की जांच करनी होगी और जो भी सरकारी आंकड़े मौजूद होंगे, जो भी तथ्य मौजूद होंगे, उनके प्रकाश में सारी जांचें की जाएंगी और उसकी प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाएगा। लेकिन ये जो फिगर दिया गया है, कहीं न कहीं ये मुझे जैसा मैं समझ पा रहा हूं, जब तक हम उस पूरी एक बार ये फिगर नहीं भी मानते हैं, से नहीं कह सकते। अगर फिजूल खर्ची की हम बात कर रहे हैं, अगर फिजूल खर्ची 1 रुपए की होती तो भी फिजूल खर्ची है, 1 लाख की होती है तो वो भी फिजूल खर्च है, उसका इस्तेमाल आम जनता के हित में होना चाहिए। नहीं कहा है, अनियमितता बरती गई। तो अक्षय जी, अब वो अनियमितता क्या है, जहां तक वो घपलेबाजी हुई कि नहीं हुई है, उसको रोकने के लिए सरकार पहले से ही सतर्क है। नहीं, अनियमितताओं का मतलब तो गड़बड़ी से पहले से कदम उठाए। अनियमितता गड़बड़ी से नहीं होता। अनियमितता तो मतलब जो नियम है उसके विपरीत आप जाएंगे तो सर नियम विरुद्ध काम करना गड़बड़ी नहीं है तो फिर क्या है? एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप ये लीजिए, जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव के अंदर कि हम 1 लाख रुपया तक का कर्जा माफ करेंगे। अब प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है जी, और उसने 3 प्रपोजल भेजे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तीनों रिजेक्ट हो गए। अब वो कोई भी कार्रवाई करके उसको माफ करेंगे तो अनियमितता होगी, नियम में नहीं आएगा, लेकिन उसमें लूट नहीं हो रही है। ये मतलब समझने की कोशिश कीजिए, भ्रष्टाचार अलग चीज है और आडिट की रिपोर्ट में जो प्रश्न आया वो अलग चीज। अगर आंकड़ों के हेरफेर के साथ हो जाए तो अनियमितता के दायरे में आएगा, उसे इस तरह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, करना चाहिए। नहीं, आंकड़ों के हेरफेर में अनियमितता आएगा। भ्रष्टाचार होता है तब जबकि किसी चीज की स्पेशल इंक्वायरी होती है। जैसे मान लीजिए टेंडर पड़ा, इस टेंडर में अगर मान लीजिए जो आदमी इन्वॉल्व है उसने गलत तरीके वाला वो टेंडर दिया है, महंगा टेंडर दिया है या किसी से रिश्वत लेके दिया है, उसकी जांच होगी, वो होता है भ्रष्टाचार। उसकी जांच ही नहीं हुई। ऑडिट ने ऐसा कोई पॉइंट बनाया हो तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि शोध के नाम पर जो विदेश यात्राएं होती हैं, हाँ, 2 लोगों के बजाय 10 लोग भेजे जाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में घटनाक्रम सामने आया, इसको भी समझ लीजिए, ये गड़बड़ी सुन लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। सन 1952 से आज तक ये विडंबना है प्रदेश सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। अच्छा हुआ आपने प्रश्न कर दिया, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं, हरीश जी के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। जिस विभाग का अधिकारी जब ट्रेनिंग लेने जाता है
वहां पर शोध करने जाता है, जब वो लौट के आता है तो उसको वहां से हटा दिया जाता है, उसकी सेवाएं नहीं ली जाती हैं। तो इसलिए ये एक सिस्टम गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए और इसको सर, हम नेताओं का जिक्र कर रहे हो जाए। हैं, नेता भी शोध करने के लिए पहुंचते हैं? नहीं, नेता तो बिजनेस वगैरह के सिलसिले में जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, शोध करने तो कोई नहीं जाता है। सरकारी खर्च पे? सरकारी खर्च पे ही तो जाएंगे, सरकार के लिए करने जाएंगे तो सरकारी खर्च पे जाएंगे। ये रिवर फ्रंट के लिए गए थे शिवपाल यादव, शिवपाल यादव वहां से गए, देख के आए थे, तो उन्होंने बताया भाई ये होना चाहिए। एक के जगह 5 लोग भेजे जाएंगे? अब ये तो सरकार का निर्णय होता है ना सर। इसी अनियमितता की तो बात हम कर रहे हैं, इसी गड़बड़ी की बात कर रहे हैं कि अगर आम जनता का 1 रुपया भी इधर उधर होता है, भले ही आप किसी काम के नाम पर वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो वो तो गड़बड़ी है आम जनता की नजर में। राजकुमार भाटी, अब गड़बड़ी तो देखिए ये है, सुनिए, गड़बड़ी तो देखिए ये है, आज आपने अखबार पढ़ा हो, किसानों से अब बिजली बढ़ी हुई दर पे लिया जाएगा। सब लोग जानते हैं बिजली घाटे में चल रही है। अब किसान जो है वो ऐसे ही मरा हुआ है बेचारा, उसका कर्ज माफ नहीं हो रहा है, बिजली बिल और बढ़ाया जा रहा है, तो चारों तरफ को चाप रहे हैं। हम वेलफेयर स्टेट है, हम देश की प्रदेश की जनता का कल्याण करने के लिए बने हुए हैं, हम व्यापार करने के लिए नहीं बने हुए हैं। इसको जहां से भी घाटा सरकार पूरा करे, बढ़ाने की क्या करने जा रही है? तो ये अनियमितता और ये सब चीजें सब मिला के जरा उसको ध्यान दीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं, पेयल डाल देते हैं और घेरे में कर लेते हैं कि सब सरकार लूट रही है। अगर लूट रही होती तो आज हमारा देश और प्रदेश इस स्थिति पे होता। गलतियां होती हैं, लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं है, और उनको सजा भी मिलती है। सर, उन्हीं सारे के सारे मुकदमे में झेल रहे हैं, उन्हीं गलतियों और उन्हीं कमाई की तो हम बात कर रहे हैं। सर, पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में क्या हुआ छिपा नहीं है किसी से। अतुल चंद्रा जी, ये अंतर थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए कि अनियमितता और गड़बड़ी में क्या डिफरेंस होता है। अक्षय जी, अभी जो बातें हो रही थी मर्सिडीज की, जी, मर्सिडीज खाली नहीं ली, वो मर्सिडीज जो थी वो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज थी जी। वो रथ था, रथ तैयार किया गया था, और ज्यादा होता है जी। रथ तो अलग था। अखिलेश के लिए एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज आई जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था जी। हर बार मुख्यमंत्री जो होते हैं वो अपने लिए, इस बार अभी नहीं हुआ है, वो अपने लिए एक नए जेट को खरीदते हैं। भले प्रदेश सरकार के पास 5-6 अच्छे वायुयान होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए एक नया लेटेस्ट जेट खरीदा जाना अनिवार्य है। हमारे मुख्यमंत्री कभी ट्रेन से दिल्ली गए हों ऐसा हमको सुनने में नहीं आया है इधर, ठीक बात, पिछले कई वर्षों में। कंटिजेंसी फंड जो होता है मुख्यमंत्री का जी, सबसे ज्यादा दुरुपयोग उसका होता है। आज मुलायम सिंह जी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले एक आदेश क्या है, मतलब प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है जी। सैफई में जो परिवार के ट्रस्ट के नाम पर कॉलेज बना है जिसमें 100 करोड़ से ऊपर का पैसा खर्च हुआ है प्रदेश की जनता का, ये भी ऑडिट ऑब्जेक्शन में आया होगा कि ये कहां से गया। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, इसलिए किसी अफसर की ये हिम्मत नहीं रही होगी कि वो उसके आधार पर प्रश्न करे कोई कि भाई ये पैसा गलत हुआ है, या रोकने की कोशिश करी होती, वो भी नहीं हुआ होगा। तो कंटिजेंसी फंड का उसमें दुरुपयोग हुआ है। दूसरी चीज जो अनियमितता वाली है वो ये है कि आपने गड्ढे भरे, गड्ढे भरने के लिए जब पैसे की जरूरत हुई तो 3-4 विभागों से कहा गया। पीडब्ल्यूडी ने कह दिया हमारे पास नहीं है, एलडीए ने कह दिया हमारे पास नहीं है, मंडी परिषद से कहा गया तो उन्होंने कह दिया हमारे पास नहीं है, इरिगेशन ने कह दिया हमारे पास नहीं है। मतलब यह है कि फिर यह हुआ कि कंटिजेंसी फंड से दो, तब किसी अफसर के समझ में आया कि भाई कंटिजेंसी फंड में इतना पैसा नहीं है जितने की जरूरत है जी, तो वो किसी तरह से रुका। सरकार चाहती तो नगर निगम से कह करके काफी सड़कें गड्ढा मुक्त करवा सकती थी, लेकिन वो नहीं किया गया। क्वालिटी ऑडिट जो होती है वो भी सीएजी के कार्य क्षेत्र में आता है।
तो क्वालिटी ऑडिट में भी जो ऑब्जेक्शन होता है उसके लिए किसी के पास कोई भी डिफेंस नहीं है। और खराब क्वालिटी सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि करप्शन बेइंतहा है। सड़क किस तरह से बनती है ये हम सब जानते हैं। साइकिल ट्रैक, अक्षय जी, जितनी अच्छा साइकिल ट्रैक उड़ीसा ने बनवा रखा है जी, और जिस तरह से वहां पर लोग उसको फॉलो करते हैं, अखिलेश यादव ने उसका 1/4 हिस्सा भी नहीं बनाया है और ना किसी तरह से लोगों को प्रिपेयर किया है। एक कंपैरिजन कर लेना चाहिए इनको। स्टडी टूर के लिए बजाय हॉलैंड जाने के पहले उड़ीसा जाना चाहिए था उनको, लेकिन अब वो हॉलैंड जा करके पैसा खर्च करना सरकार का और टैक्स पेयर का कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम चले गए। हम लखनऊ में क्या बनवाने जा रहे थे? लखनऊ आई जी, लंदन आई की तर्ज पर, उसके लिए भी लंदन की यात्रा की गई। लखनऊ आई हमको आज तक अपनी इन आंखों से तो दिखाई नहीं दी है, पता ही नहीं क्या हुआ है उसका। तो ये जो अनियमितताएं हैं, इसको अगर आप जैसे ओंकारनाथ जी कह रहे हैं कि भाई कोई भी नियम के विपरीत कार्य होगा तो वो अनियमितता हो गई, लेकिन जब हम फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात करते हैं जी, जो सीएजे की ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा होती है, तब हम उसमें इस बात को कहते हैं कि यहां पर या तो डिफैल्केशन, बेईमानी इन्वॉल्व है या लापरवाही इन्वॉल्व है खर्चे में। फिर उसमें यह नहीं आता है कि वो पैसा एलडीए की तरफ से आया खर्चे का, या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया, या फिर डीएम के पास से आया। भाई आपने एलडीए से क्यों कहा? सवाल तो ये भी उठेगा ना, जब डीएम का काम है तो आपने डीएम से क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं एलडीए से कहा आपने? लंच पैकेट्स आते हैं, अब लंच आप एक दिन मंगा लीजिए, 2 दिन मंगा लीजिए, लेकिन एक 5 सितारा होटल से रोज 150 पैकेट लंच के अगर आए किसी मुख्यमंत्री के यहां, तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है? अब उसका खर्चा किसी दिन स्टेट डिपार्टमेंट दे देता है, किसी दिन किसी और विभाग से दिलवा दिया जाता है। तो ये जो सरकार जो जलेबी बनाती है खर्चे को लेकर, तो ये भी एक अनियमितता है और सीएजी इसी के ऊपर ऑब्जेक्शन करती है। इसी जलेबी की सर हम बात कर रहे थे कि ये जो फिजूल खर्ची होती है इसका हिसाब किताब कैसे होगा और कितना आसान होगा? क्या हरीश श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि चुनौती बड़ी होगी कि 10 साल के आंकड़े एकत्रित करना और उसके बाद जांच करना और फिर उस जांच को अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान तो होने वाला नहीं है। हरीश श्रीवास्तव जी, हम वही तो बार बार कर रहे हैं कि लेखा जोखा कहां से लाएंगे? नहीं अक्षय जी, देखिए ये बात तो निश्चित रूप से सही है कि सभी डिपार्टमेंटों की या जहां जहां कैग ने आपत्ति उठाई है उनकी रिपोर्ट की जांच करना, उनकी जो तथ्य उसमें आए हैं उनकी प्रामाणिकता का अध्ययन करना और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करना एक लंबी प्रक्रिया है और समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने बात कही है तो सरकार उसकी पूरी गंभीरता से उसको लेते हुए उस पर कार्रवाई करेगी। और जहां तक फिजूल खर्ची रोकने का सवाल है, जहां तक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का सवाल है, उसके लिए पूज्य योगी जी की सरकार पहले से ही काम कर रही है। डे फर्स्ट योगी जी ने पद की शपथ ली, तब से ही उन तीनों विषयों पर वो काम कर रहे हैं। और ये अब मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को तो मालूम है, लेकिन आम जनता को भी मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ है और उन्होंने इस संदर्भ में सारे मंत्रियों को, सरकार को एक स्पष्ट दिशा निर्देश उन्होंने दे रखा है। और स्वयं भी उन्होंने जहां जहां फिजूल खर्ची की बात आई, चाहे उनके लिए गाड़ी खरीद की बात आई, चाहे फर्नीचर की बात आई, चाहे माननीय मंत्रीगणों के लिए फर्नीचर की बात आई, गाड़ी की बात आई, एकदम साफ उनका दिशा निर्देश था कि कोई फर्नीचर, कोई गाड़ी नया नहीं मंगाया जाएगा और जो
जो व्यवस्था मौजूद है उसी से मंत्रीगण काम करेंगे। ये जो विदेश की यात्राओं के नाम पर पिकनिक होती थी उसको भी उन्होंने पूरी तरह से विराम लगाया कि कोई भी अधिकारी अब विदेश यात्रा करने नहीं जाएगा जब तक कोई उसका स्पष्ट एक कोई कारण समझ में ना आता हो। तो उस दिशा में तो सरकार पहले से प्रतिबद्ध है, हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार उस प्रतिबद्धता के प्रति कटिबद्ध है। तो निश्चित रूप से जो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार बनने का इंतजार कर रहे थे क्या इस कटिबद्धता के लिए? फिर तो विरोधी ये सवाल उठाएंगे कि 3-3.5 साल का वक्त केंद्र में हो गया, केंद्रीय स्तर पर क्या कुछ हुआ? केंद्रीय स्तर पे एक घटना मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो अभी तो 100 दिन हुए और इसीलिए तो सर सवाल नहीं उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार, इसीलिए हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार का जिक्र कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, अक्षय जी, केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार खिलाफ कड़े कदम उठाए। केंद्र सरकार आप देखिए जितनी भी कोल माइंस का और पट्टे थे उसको निरस्त किया, और जो नए एक्शन हुए उसमें कितने लाख करोड़ रुपए का अंतर आया। हरीश जी जरा सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे कदम आपके कांग्रेस के मित्र सवाल उठा रहे हैं। एक सूचना दे रहा हूं, एक जियो टेलीफोन आया हुआ है अंबानी भाई साहब का, उसमें उन्होंने 1500 रुपये सिक्योरिटी ली है, 1500 रुपये सिक्योरिटी ली है और कहा है कि ये फोन फ्री है, उस पर कोई जीएसटी सिक्योरिटी पे नहीं होती है। 12.5 करोड़ रुपया, सॉरी 12.5 करोड़ लोगों ने उसको लिया। 1,87,000 करोड़ रुपया बिना टैक्स के अंबानी जी रखे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी आंख बंद किए सो रहे हैं। तो इस तरह के कार्य आपके यहाँ होते हैं और हल्ला आप करते हैं, कुछ नहीं होता है, जीरो टॉलरेंस है। ठीक है, नहीं, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। हाँ, राजकुमार भाटी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं थोड़ा विषय से हटके टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। हरीश श्रीवास्तव इसी विषय पर रहें तो ज्यादा बेहतर है। दरअसल होता ये है कि मुद्दों से बार बार भटक जाते हैं। आपके चैनल का फायदा उठा के मैं एक टिप्पणी लोकतंत्र के लिए करना चाहता हूँ। हरीश श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बातें कही है, मैं उनकी बहुत बातों से सहमत हूँ, और उन्होंने जो 54 लाख करोड़ के आंकड़े पे उंगली उठाई, बहुत ही उनका सुलझा हुआ बात है। लेकिन वो बार बार जो मुख्यमंत्री को पूज्य योगी जी कह रहे हैं, मुझे इस पर सख्त आपत्ति है। लोकतंत्र में कोई पूज्य नहीं होता है, राजशाही नहीं है, ये लोकशाही है, यहाँ जनता के सेवक होते हैं। मुख्यमंत्री जनता का सेवक है, हमारे बीच में से है, हमारी वोट से है। ये पूज्य कहना सामंतवाद का प्रतीक है। मैं निवेदन करूंगा, मेरा विनम्र निवेदन है, ये पूज्य शब्द प्रयोग ना करें। भाटी ठीक है, अतुल चंद्रा जी, भाटी जी, किसी सर इन मामलों में नहीं उलझते ना सर, वक्त बर्बाद करने से फायदा नहीं है। मगर आपको हम आदरणीय भाटी जी कहे तो उसमें क्या बात है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए आदरणीय सम्माननीय शब्द लगाते हैं, उसमें वो एक माननीय कहें, आदरणीय कहें, उनके साथ, उनके संबोधन के साथ माननीय कहें, आदरणीय कहें, सम्माननीय ये आप मृदुभाषी हैं, हमें आपकी बात पर कोई आपत्ति नहीं है, आप मृदुभाषी हैं, आप कह सकते हैं, कहिए। अतुल चंद्रा जी, ये जो एजी की रिपोर्ट सामने आई, हम बार बार जिक्र इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि लेखा जोखा नहीं है, कि एक तो कठिनाई ये सरकार के सामने बहुत होगी, दूसरा इससे पहले भी कई बार देखा गया कि अदालतों में जब सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है तो उतनी मुस्तैदी के साथ, उतनी तैयारी के साथ नहीं पहुंचते हैं। इतना आसान होगा क्या? अदालत ने जब जवाब पूछा कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो राज्य सरकार क्या जवाब देगी, क्या सफाई होगी अपनी तरफ से? अक्षय जी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी 3-4 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखने को मिला जी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री से संबंधित केस चल रहा था जी। कोर्ट ने एक लॉ पॉइंट के ऊपर सवाल किया और कहा कि अगले तारीख पर इसके ऊपर बहस करेंगे। जब अभी 2 दिन पहले उस बिंदु के ऊपर बहस शुरू हुई जी, तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपना लीगल माइंड अप्लाई करके केस की हियरिंग जारी रख सकता है, बावजूद इसके कि उसमें सरकार की तरफ से मना कर दिया गया हो और केस बंद हो गया हो।
सैंक्शन जो दिया जाता है पब्लिक फिगर्स के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, तो अगर सरकार ने सैंक्शन नहीं दिया है और पुलिस केस बंद कर चुकी है, तो उस हालत में क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मुकदमा जारी रख सकता है, सुनवाई जारी रख सकता है? ये सवाल था हाई कोर्ट का। एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं कर सकता है जी, और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि दोनों सरकारी वकील बिना तैयारी के, बिना बातचीत के इतने इंपॉर्टेंट मुकदमे में बहस करने पहुंच गए। इसीलिए सर हम इसीलिए बिल्कुल सर हम सवाल भी उठा रहे हैं कि अदालत की तरफ से जब कुछ सवाल जवाब तलब किए जाते हैं, उसके बाद कितनी तैयारी के साथ सरकार पहुंचती है, गंभीरता तो उसमें है। फिलहाल चर्चा के समापन का वक्त हो गया है, लेकिन राजकुमार भाटी चलते चलते जहां पर यह पूजनी का जिक्र आया था, मुलायम सिंह यादव जी आप लोगों के पूजनी नहीं है क्या? देखिए, मैं ईमानदारी से एक सवाल उठा रहा हूँ। लोकतंत्र में ये महामहिम और ये पूजनीय, योर ऑनर, ये प्रवृत्तियां समाप्त होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोक सेवक हैं सब, जनता के हम आदरणीय, समाजवादी पार्टी में कल्चर हमारे भी आदरणीय योगी जी का हम भी आदर करते हैं, ऐसा नहीं कि अवमानना कर रहे हैं, हमारे भी आदरणीय हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं तो एक भाषा के सवाल उठा रहा हूँ कि एक महंत के नाते भाषा लगती है। चलिए खैर, इन बातों में, इस चर्चा में कुछ नहीं रखा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल सरकारी पैसों की बंदरबाट से जुड़ा हुआ है कि सरकारी पैसों की क्या बंदरबाट की जाती है। अगर इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो उस दिशा में जांच किस प्रगति के साथ की जाती है और उसकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई किस तरीके की होती है, इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से नोटिस देकर ये पूछा गया कि आखिर क्यों इन आपत्तियों पर कार्रवाई नहीं की गई। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है और जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर बात कही जाती है उस पर कितना खरा भी उतरती है। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।